A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सरल लोलक, तरंग गति एवं ध्वनि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, वेव मोशन एंड साउंड, इस चैप्टर का पार्ट 5 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी पार्ट और इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स डिटेल में बताए हुए हैं। और इससे पहले पार्ट 4 तक मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 34 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर फिजिक्स की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्ट 4 तक मैंने इस चैप्टर में आपको टोटल 34 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला में एक लोलक 30 दोलन पर सेकंड कर रहा है, इससे उत्पन्न तरंगे होगी। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ध्वनि तरंगे। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्वनि तरंगे यही क्यों करेक्ट हुआ, चलिए ये भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जब सरल लोलक दोलन करता है तो इसके समीप की वायु संपीड़ित या विरलित हो जाती है तथा ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ध्वनि तरंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि जब ध्वनि विरल से सघन माध्यम में जाती है तो बदलता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही डिटेल में बताया हुआ था। जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी पार्ट को डिटेल में पढ़ा है अच्छे से, वो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी तरंग दैर्घ्य। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में क्या बताया था कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, जबकि आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदलती है। तो देखिए यहां ऑप्शन में तरंग दैर्घ्य दिया है हमारा, और यहां पे ये देखिए जो ध्वनि है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, विरल से सघन माध्यम में यहां पे जा रही है, यही तो यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। क्या बदलेगी, तरंग दैर्घ्य यहां पे बदल जाएगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले ही बताया हुआ था थ्योरी पार्ट में, एक बार फिर से बता देता हूं। आपको ध्यान रखना है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं। ठीक है, क्या क्या बदलता है, चाल और तरंग दैर्घ्य ये बदल जाते हैं, जबकि जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो नहीं बदलती है। तो ऑप्शन में यहां पे तरंग दैर्घ्य हमारा दिया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यह भी आपको ध्यान रखना है कि चाल भी बदल जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका यहां पे दिया है कि अनुप्रस्थ तरंगों में 2 क्रमागत गर्तों के मध्य दूरी होती है। ऑप्शन ए दिया है आयाम, ऑप्शन बी अर्धायाम, ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य और ऑप्शन डी दिया है आवृत्ति। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तरंग दैर्घ्य। यानी अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत गर्तों के मध्य दूरी होती है तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में डिटेल में बताया हुआ है। मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया है कि अगर अभी तक आप लोगों ने थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिएगा, आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन यहां पे है कि वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है। ऑप्शन ए दिया है अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी पहले जैसा और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अधिक। तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में क्या बताया था कि वायु में जल वाष्प बढ़ने से ध्वनि का वेग जो होता है वो बढ़ जाता है। थ्योरी पार्ट में मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी पार्ट पढ़ा है उनको पता होगा, मैंने डिटेल में बताया था। तो क्वेश्चन यहां पे था कि वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है। तो पहले से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा ना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे क्या है कि किसी धागे से 25 ग्राम का गोलक लटकाने पर आवर्तकाल 3 सेकंड है। यदि 25 ग्राम के स्थान पर 50 ग्राम का लोलक लटकाएं तब आवर्तकाल होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये जो क्वेश्चन आपका है ये टोटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो विद इन 5 सेकंड के अंदर या फिर इससे कम में भी आप अपना आंसर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। अब यहां पे ऑप्शन डी क्यों करेक्ट हुआ, चलिए ये मैं आपको बता देता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो देखिए यहां पर लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, यानी निर्भर नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, T = 2 पाई और अंडर रूट के अंदर L/G होता है। ठीक है, L/G होता है। तो देखिए फॉर्मूले में आपको कहीं यहां पे द्रव्यमान m दिख रहा है, m तो कहीं यहां पे है ही नहीं। और देखिए यहां पे क्या दिया है क्वेश्चन में कि किसी धागे से 25 ग्राम का लोलक लटकाने पर आवर्तकाल 3 सेकंड है। फिर क्वेश्चन आगे लिखा हुआ यदि 25 ग्राम के स्थान पर 50 ग्राम का लोलक लटकाएं तब आवर्तकाल होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। और यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी ही तो होगा। अगर आपके ऑप्शन में यह दिया होता कि लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तो हम उस पर टिक करते, लेकिन वो तो दिया ही नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो टोटली आपका ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। और मैं आपको बता दूं सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन याद है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में, यदि सरल लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए दिया गया था समान बना रहेगा, ऑप्शन बी दिया गया था आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी दिया था 2 गुना हो जाएगा और ऑप्शन डी दिया था 4 गुना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समान बना रहेगा। क्यों समान बना रहेगा, क्योंकि सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल
समान बना रहेगा। आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा, बड़े आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। तो यहां पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया है कि सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन क्या है कि सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पे एक फिगर बना देता हूं सरल लोलक का, ठीक है। मैं फिगर यहां पे बना दे रहा हूं। तो देखिए ये मैं यहां पे फिगर बना देता हूं। ये यहां पे वस्तु हो गई और यहां पे मैं लिखता हूं ओ से हमारा मतलब हो जाएगा ये साम्य स्थिति है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं ए और यहां पे मैं लिख देता हूं बी, ठीक है। तो देखिए विस्थापन होता क्या है, विस्थापन की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है थ्योरी पार्ट में। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोलन करते समय वस्तु की किसी क्षण साम्य स्थिति से दूरी को विस्थापन कहते हैं। साम्य स्थिति ये जो ओ दी है यहां पे यहीं से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि दोलन करते समय वस्तु की किसी क्षण साम्य स्थिति से दूरी को विस्थापन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर यहां पे क्वेश्चन में क्या है कि सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो जाता है। अब आयाम हम किसे कहते हैं ये समझिए। तो देखिए आयाम की डेफिनेशन में एक बार फिर से आपको बता देता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोलन करने वाली वस्तु, ठीक है, ये जो वस्तु है यानी दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के किसी भी ओर अधिक से अधिक जितनी दूरी तक जाती है वह दूरी दोलन का आयाम कहलाती है। अब चाहे वस्तु इधर से यानी यहां से यहां तक जाए, चाहे यहां से यहां तक जाए, ठीक है। यही तो मैंने आपको बताया कि दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के, साम्य स्थिति जो ये ओ है यानी साम्य स्थिति के किसी भी ओर अधिक से अधिक जितनी दूरी तक जाती है वह दूरी दोलन का आयाम कहलाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा था कि जब सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है। तो देखिए जब विस्थापन आयाम के बराबर हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा जो आपकी हो जाएगी ये शून्य हो जाएगी। ऑप्शन बी यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको यहां पे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लर्न कर लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको डेफिनेशन यहां पे समझा दी और इससे पहले भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा होती है शून्य, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्नलिखित आवृत्तियों वाली तरंगों में कौन सी तरंगे मनुष्य को नहीं सुनाई देगी। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है 15 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 250 हर्ट्ज, ऑप्शन सी आपका दिया है 1000 हर्ट्ज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी 15 हर्ट्ज। यानी निम्नलिखित आवृत्ति वाली तरंगों में कौन सी तरंगे मनुष्य को नहीं सुनाई देंगी, तो ये हो जाएगी 15 हर्ट्ज वाली। देखिए मैंने आपको बताया हुआ था अपश्रव्य तरंगों के बारे में। किसके बारे में बताया था, अपश्रव्य तरंगों के बारे में मैंने आपको थ्योरी पार्ट में डिटेल में बताया हुआ था। तो देखिए जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं, ठीक है, इन तरंगों को स्पष्ट सुना नहीं जा सकता है, ठीक है। और इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती हैं और इनको सुना नहीं जा सकता है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित आवृत्तियों वाली तरंगों में कौन सी तरंगे मनुष्य को नहीं सुनाई देंगी। तो जो अपश्रव्य तरंगे हैं देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो देखिए 15 हर्ट्ज यहां पे दिया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके अलावा ऑप्शन बी में आपका 250 हर्ट्ज दिया है
और ऑप्शन सी में दिया है 1000 हर्ट्ज। तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में श्रव्य तरंगों के बारे में भी बताया हुआ था। किसके बारे में? श्रव्य तरंगों के बारे में मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ था। तो श्रव्य तरंगे क्या होती हैं? देखिए, इन तरंगों को सुना जा सकता है। इन तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो देखिए ऑप्शन में आपका यहाँ पे 250 हर्ट्ज दिया है, तो ये तो श्रव्य तरंगों के अंतर्गत आएगा ना, क्योंकि देखिए इनकी आवृत्ति जो होती है श्रव्य तरंगों की 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो 250 हर्ट्ज ये तो इसी के अंतर्गत आएगा, श्रव्य तरंगों के अंतर्गत, और 1000 ये भी श्रव्य तरंगों के अंतर्गत आएगा। और श्रव्य तरंगों को सुना जा सकता है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। इसीलिए थ्योरी मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए होगा ना, 15 हर्ट्ज। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार पूछा गया है, एक बार फिर से आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहां पे है कि ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी हवा में, ऑप्शन सी स्टील में, और ऑप्शन डी दिया है निर्वात में। तो देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ था। मैंने आपको क्या बताया था कि ध्वनि की चाल गैसों में सबसे कम, द्रवों में उससे अधिक तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। यानी जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोसों में सबसे अधिक होती है। तो इन चारों ऑप्शन में आपको ठोस कहां पे दिख रहा है? तो यहां पे दिख रहा होगा ऑप्शन सी में, यानी स्टील में। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है, या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है, तो आपका करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी स्टील में। मैंने आपको थ्योरी पार्ट में कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। क्या बताया था? मैंने आपको बताया था ध्वनि की चाल, या फिर आप यह बोल सकते हैं कि ध्वनि का वेग गैसों में सबसे कम, द्रवों में उससे अधिक तथा ठोसों में सबसे अधिक होता है। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे आते हैं। अगर आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों ने तुरंत कर लिया होगा। ऑप्शन सी यानी स्टील में यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 सेकंड लोलक एक ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है जहां जी का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्थान पर 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो लोलक का आवर्तकाल है, हमें यहाँ पे लोलक का आवर्तकाल इसे ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। यहाँ पे लिखा कि 1 सेकेंड लोलक एक उच्च स्थान पर ले जाया जाता है जहां जी का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्थान पर क्या है? 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखिए ये जो मान आपका दिया है ये 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैं मान लेता हूं पृथ्वी पर है। कहां पर है? पृथ्वी पर है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया ना, जो ये आपका मान दिया है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैंने मान लिया पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी पर है तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमसे यहाँ पे आवर्तकाल पूछा गया है। तो देखिए t इज इक्वल टू आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर L अपॉन जी होता है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर L अपॉन जी, ये मैंने लिख दिया और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पृथ्वी पर है। फिर इसके बाद आगे क्या कंडीशन दी गई है? आगे हमारी कंडीशन यहां पे दी गई है कि जब सेकंड लोलक को ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, देखिए जब सेकंड लोलक को ऊंचे स्थान पर ले जाया जाएगा तो देखिए इसका आवर्तकाल भी कुछ और हो जाएगा और जी का मान भी बदल जाएगा। ठीक है, तो जब सेकंड लोलक को ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है तो आवर्तकाल यहां पे आपका क्या हो जाएगा? टी डैश हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे यहां पे टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर L, और यहां पे G का मान भी अब चेंज हो जाएगा, G डैश हो जाएगा। देखिए G डैश की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, ये
4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी डैश की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। और जो ये 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है ये वैल्यू, ये जी की वैल्यू है जो पृथ्वी पर है, यहां पे इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। ये भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो देखिए ये मैंने यहां पे कर दिया कि टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी डैश, ये आपका यहां पे इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे आगे, देखिए आगे हम यहां पे ये करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम भाग देंगे, ठीक है। यहां पे लिखा है ना कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो देखिए समीकरण 1 आपका है क्या, यहां पे है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो देखिए ये लिखा मैंने टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी, और इक्वेशन नंबर 2 आपका ये है, तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी डैश। तो देखिए ये हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए अपॉन में ये टी डैश इज इक्वल टू यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी डैश, ये यहाँ पे हो गया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2 पाई से 2 पाई सबसे पहले यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टी लिखा हुआ है ना, और क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन में हमारा दिया है सेकेंड लोलक, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सेकेंड लोलक दिया है। तो देखिए जो सेकेंड लोलक होता है इसका आवर्तकाल यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में डिटेल में बताया हुआ है। तो यानी हम यहां पे देखिए इस t की जगह, यहां पे हमारा ये कैंसिल हो चुका था, इस t की जगह क्या रख सकते हैं, t की जगह हम रखेंगे 2 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो 2 सेकेंड होता है, और आवर्तकाल को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो t की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। 2 रख दिया, और अपॉन में t डैश, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसी का मान तो हमें निकालना है, तो t डैश ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्या था, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो चुका है, अंडर रूट एल अपॉन में जी था। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे, अलग अलग मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल और फिर अपॉन में अंडर रूट जी, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो देखिए ये अंडर रूट एल और अपॉन में अंडर रूट जी, ये मैंने कर दिया। फिर उसके बाद जो आपका यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एल अपॉन में जी डैश है, इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे, तो अंडर रूट एल और अपॉन में अंडर रूट के अंदर आपका जी डैश हो जाएगा। तो देखिए ये अंडर रूट एल और अपॉन में अंडर रूट के अंदर जी डैश, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। बस अलग अलग कर दिया, यही ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या करेंगे, 2 अपॉन में टी डैश, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका अंडर रूट 1 थे, ये अंडर रूट 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये जो जी डैश है, ये जो अंडर रूट के अंदर जी डैश है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर भेज देंगे। तो ऊपर भेजेंगे तो ये देखिए जी डैश ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में जो अंडर रूट जी है ये आपका अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और मैंने आपको क्या बताया कि जी डैश की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दी हुई है, 4.36, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी डैश की वैल्यू है, और जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है, जो पृथ्वी के लिए था। ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। तो चलिए इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जी डैश की जगह 4.36, और यहाँ पे देखिए जो अंडर रूट जी डैश है इसकी जगह 4.36, और अंडर रूट जी की जगह 9.81 रखेंगे, ठीक है। और अंडर रूट तो आपका लगा ही रहेगा। अब अगले स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में ये जो इतना पार्ट आपका ये लिखा हुआ है, इसका हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक है। व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, इनको हम पलट देंगे। तो देखिए जो टी डैश है ये आपका ऊपर आ जाएगा, और 2 है ये नीचे आ जाएगा, टी डैश और अपॉन में 2 इज इक्वल टू, ये आपका यहाँ पे देखिए वैल्यूज तो हमने पुट कर दी है अंडर रूट जी डैश की और अंडर रूट जी की। तो देखिए ये थी वैल्यूज हमारी 4.36 और अपॉन में 9.81। तो देखिए हम व्युत्क्रम कर रहे हैं, तो 9.81 ये ऊपर आ जाएगा, और 4.36 ये नीचे चला जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही हमने किया, व्युत्क्रम किया, तो यहाँ पे देखिए ये हमें मिल गया। अब देखिए ये अंडर रूट के अंदर जो आपका 9.81 और अपॉन में 4.36 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2.25 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। और जब ये रूट जो है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 1.5 मिलेगा, ठीक है। 1.5 आपको मिलेगा, यानी सॉल्व करने पर हमें यहां तक क्या मिल गया, देखिए टी डैश अपॉन में 2 है, ये इज इक्वल टू
1.5 ये मिला हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.5 ये लिख दिया। और अगर नीचे में 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, टी डैश की मल्टीप्लाई 1 में, तो हमें यहाँ पे टी डैश ही मिलेगा, ठीक है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 1.5 में करवाएंगे, तो 2 इंटू 1.5 ये हमारा हो गया, ठीक है। तो देखिए हमें मिल क्या जाएगा लास्ट में, टी डैश इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 1.5 में होगी, तो हमें क्या मिलेगा 3 और सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमें यहां पे निकालना था, टी डैश का मान निकालना था। तो 3 सेकंड, चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया हुआ है। तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो देखिए क्वेश्चन था कि 1 सेकंड लोलक एक ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता, जहां जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्थान पर 4.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो लोलक का आवर्त काल है। तो हमने यहां पे देखिए टी डैश माना हुआ था, ये देखिए जब सेकंड लोलक को ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है, टी डैश माना हुआ था, इसी की वैल्यू हमने क्या निकाली, 3 सेकंड निकाली। तो टी डैश की वैल्यू हमारी 3 सेकंड निकली, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, हो सकता है इसमें आपकी ये जो वैल्यूज हैं इनको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए, ठीक है, चेंज कर दिया जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपका यही रहेगा। तो मैं आपको फिर से कहता हूं, केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, तभी आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा होगा। ये मत सोचिएगा कि सभी क्वेश्चन जैसे आपकी बुक में लिखे हैं वैसे ही आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2019 का पेपर चेक कर लीजिए, 20 का पेपर चेक कर लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए 2020 में फिर भी आपका पेपर ठीक आया हुआ था, क्योंकि देखिए जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए थे उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे, बस संख्याएं आपकी चेंज कर दी गई थी और एक आध दो क्वेश्चन आपके अलग से भी आए हुए थे, ऐसा नहीं था। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बुक से क्वेश्चन नहीं आया इसलिए हमारा फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो ये बहाना नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी बुक से क्वेश्चन नहीं आया तो इसलिए हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर इसमें आपकी ही गलती होगी, ध्यान रखिएगा। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी आए आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अगर इसमें नंबर्स चेंज कर दिए जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, क्योंकि आपने सीख लिया, इसका कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, तो आप लगा पाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन को रटेंगे, याद करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं न्यूमेरिकल्स को ही रट डालते, याद कर डालते हैं, तो ऐसा काम मत कीजिएगा, नहीं तो फिर पेपर में आपको बहुत परेशानी होगी, ध्यान रखिएगा। और ये बहाना तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि पेपर हमारी बुक से नहीं आया तो इसलिए अच्छा नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे तो पेपर आपका जरूर अच्छा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 44 ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहां पे है कि पानी में उत्पादित ध्वनि की तरंग दैर्घ्य 480 सेंटीमीटर है। यदि ध्वनि का वेग पानी में 1440 मीटर पर सेकंड है तो एक व्यक्ति द्वारा वायु में सुनी गई ध्वनि की तरंग दैर्घ्य सेंटीमीटर में होगी। पहले ही आपको बता दिया गया कि सेंटीमीटर में आपको यहां पे निकालना है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि देखिए तरंग के अपवर्तन में आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नहीं बदलती, ध्यान रखिएगा। तरंग के अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब देखेंगे यहां पे कि क्या क्या चीजें हमें पता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि पानी में उत्पादित ध्वनि की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा 1 की वैल्यू हमें यहां पे 480 सेंटीमीटर ये दी गई है। तो ये मैंने यहां पे लैम्डा 1 की वैल्यू को लिख दिया, ठीक है, 480 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद यदि ध्वनि का वेग पानी में 1440 मीटर पर सेकंड है, यानी ध्वनि का वेग पानी में कितना दिया गया है, यानी v1 की वैल्यू हमें यहां पे दी गई है। v1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1440 मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर पर सेकेंड है, इसको हमें चेंज करना होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में। क्यों चेंज करना होगा, क्योंकि तरंग दैर्घ्य हमें यहां पे सेंटीमीटर में निकालनी है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहां पे v1 की वैल्यू 1440 मीटर पर सेकेंड दी गई है। अब इसको हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना, 1440 है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे और हमारा ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज
हो जाएगा। ठीक है, ये हमें यहां पे कर लिया सबसे पहले। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है तो एक व्यक्ति द्वारा वायु में सुनी गई ध्वनि की तरंग दैर्घ्य सेंटीमीटर में होगी। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। यह आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया, आपको अपनी तरफ से रखना होगा यहां पे। तो वायु में ध्वनि का वेग v2 हम मानेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि v1 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी गई है, ध्वनि का वेग पानी में दिया गया है। अब हम यहां पे वायु में ध्वनि का वेग v2, इसको हम क्या लेंगे, हम यहां पे लेंगे 332 मीटर पर सेकेंड। यही तो होता है, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन आपकी बुक में क्या किया गया है, 330 लिया गया। ठीक है, आप चाहे तो 330 मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पे 332 लूंगा क्योंकि 332 होता ही है। बस आपकी बुक में क्या कर दिया गया, 330 ले लिया गया है। तो चाहे आप 330 लीजिए चाहे 332 लीजिए, आंसर तो आपका आएगा ही। लेकिन मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे 332 मीटर पर सेकेंड लूंगा, यानी वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो v2 की वैल्यू मैंने यहां पे क्या लिखी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 332 मीटर पर सेकेंड। इसको भी हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो 332 मल्टीप्लाई बाई 100 और ये आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे कि तो एक व्यक्ति द्वारा वायु में सुनी गई ध्वनि की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा 2 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। लैम्डा 1 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, तो लैम्डा 2 की वैल्यू हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो जो चीजें हमें यहाँ पे दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए n इज इक्वल टू आपका यहाँ पे फॉर्मूला v1 अपॉन में लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन में लैम्डा 2 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि तरंग के अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती है, तो यहाँ पे n से हमारा मतलब तो होगा नहीं। अब आगे क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू को निकालना है। लैम्डा 2 की वैल्यू को निकालना है ना, तो लैम्डा 2 को हम ले आएंगे आगे। लैम्डा 2 को आगे ले आया, जब लैम्डा 2 को हम आगे ले आएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए लैम्डा 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा v2 लैम्डा 1, यानी v2 लैम्डा 1, और ये जो आपका v1 है ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, v1 आपका अपॉन में आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो देखिए v2 की वैल्यू क्या है, v2 की वैल्यू आपकी ये रही, ये देखिए हमने चेंज किया 332 गुणे 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका है। तो 332 हम यहां पे रखेंगे v2 की जगह। लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है, लैम्डा 1 की वैल्यू आपकी 480 सेंटीमीटर रख देते हैं यहां पे लाके। लैम्डा 1 की जगह 480 ये रख दिया। ठीक है, ये लैम्डा 1 की वैल्यू को रख दिया। फिर अपॉन में आपका v1 है, v1 की वैल्यू 1440 मीटर पर सेकेंड चेंज किया था, तो 1440 गुणे 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहां पे रखेंगे लाके 1440 गुणे 100, ये हमने v1 की जगह रख लिया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपका 100 से 100 यहाँ पे सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसे डिवाइड करके पूरे को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू, देखिए 100 से 100 तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 2 की वैल्यू आपको मिलेगी 110.6 सेंटीमीटर। ये यहां पे हमें मिला हुआ है 110.6 मिला हुआ है। ऑप्शन में चेक करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट हमारा आया हुआ है यहाँ पे 110.6 सेंटीमीटर आया है। तो ये किसके बराबर है, ऑप्शन में देखेंगे तो आपको मिलेगा 110 के बराबर, इसी के करीब हमारा है। तो देखिए 110 यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपकी बुक में इसीलिए 330 लिया गया था। 330 लेके जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको सीधे सीधे 110 मिलेगा, लेकिन वैसे तो 332 होता है ना, 332 होता है, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम 332 को लेकर सॉल्व करेंगे तो 110.6 आएगा, तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। 110.6 बराबर 110 करीब वैल्यू हमारी आई है ना, तो 110 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप 330 मीटर पर सेकेंड लेकर करें, चाहे आप 332 मीटर पर सेकेंड लेकर करें, आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे 332 ही लेना चाहिए, 330 नहीं। ठीक है, 330 नहीं, 330 लेकर करेंगे तब भी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि सरल लोलक का चंद्रमा के तल पर आवर्त काल, 4 ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए दिया है 0 हो जाएगा,
ऑप्शन बी दिया है घटेगा, ऑप्शन सी दिया है बढ़ेगा और ऑप्शन डी दिया है समान रहेगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पे सबसे पहले करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, अभी मैं बताऊंगा रीजन क्या है, लेकिन सबसे पहले आप लोग अपना आंसर बताइए कि सरल लोलक का चंद्रमा के तल पर आवर्तकाल। 4 ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए होंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपना आंसर कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए क्यों मैंने आपसे आंसर पहले पूछा था, इसका रीजन ये है क्योंकि आपकी बुक में इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वो गलत दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया? गलत दिया गया है। अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन अरिहंत की बुक से करते हैं तो उस बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया। सबसे पहले मैं करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा कि सरल लोलक का चंद्रमा के तल पर आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन आपकी बुक में क्या दिया है? घटेगा। जितने स्टूडेंट्स ने यहां पे ऑप्शन बी बताया है उन लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन को क्या किया था? रट लिया था, याद किया था। तो जितने लोगों ने बी बताया है उन लोगों ने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, बस क्वेश्चन को बुक से रट लिया है और आंसर फटाफट कर दिया है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। देखिए ये गलत दिया गया है आपकी बुक में। क्यों गलत दिया गया है चलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। देखिए यहां पे क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि सरल लोलक का चंद्रमा के तल पर आवर्तकाल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा चलिए ये समझते हैं हम। यहां पे फॉर्मूला हमारा क्या होता है? टी इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर L अपॉन में G होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। देखिए लोलक का आवर्तकाल T गुरुत्वीय त्वरण G के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आप ये बोल सकते हैं जो T है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है अंडर रूट G के। मैंने आपको क्या बताया कि लोलक का आवर्तकाल T गुरुत्वीय त्वरण G के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा जब G का मान घटेगा तो T का मान बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे चंद्रमा के तल पर बात हो रही है। देखिए चंद्रमा पर देखिए पृथ्वी के मुकाबले देखिए अगर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण G है तो चंद्रमा पर क्या हो जाता है? G/6 हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया और इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। तो देखिए जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के मुकाबले क्या होता है? कम होता है ना। तो देखिए जब G का मान यहां पे कम है, G का मान यहां पे घट रहा है तो T का मान क्या हो जाएगा? T का मान यहां पे बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ही तो, क्योंकि क्या होता है मैंने आपको बताया ना, T आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है अंडर रूट G के, यानी लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण G के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मैंने आपको क्या बताया कि चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कम होता है, G/6 होता है। ये मैंने आपको पहले ही कई बार बताया कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है, कम होता है। जब G का मान कम है तो आवर्तकाल T क्या हो जाएगा? बढ़ेगा ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, बढ़ेगा ना। तो देखिए क्वेश्चन को पहले एक बार अच्छे से पढ़ा कीजिए। मैं देखता हूं यहां पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस हमें हर हालत में पहले आंसर करना है, चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो ऐसा काम मत किया कीजिए, ऐसे पेपर में करेंगे ना तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। मैक्सिमम ने यहां पे घटेगा बताया है, मैक्सिमम ने, क्योंकि क्या किया था? क्वेश्चन को याद कर लिया था। अगर याद करेंगे क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो आपका गलत ही होगा। देखिए अरिहंत की बुक में कई क्वेश्चन के आंसर आपके जो हैं वो गलत दिए गए हैं। अभी एक क्वेश्चन में आपको और दिखाऊंगा इसी चैप्टर का जो कि आपका गलत दिया गया है। तो यहां पे ऑप्शन सी होगा, बढ़ेगा। इस क्वेश्चन का करेक्शन अपनी बुक में कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताता है, बुक में गलत दिया होता ये आपको कोई नहीं बताता, जो लिखा होता सब वैसे पढ़ा देते, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में एक बार पहले चेक करता हूं तब मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा मुझे लगा कि ये क्वेश्चन का आंसर
आंसर आपका गलत दिया गया है, मैंने चेक किया और गलत ही दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे है, यदि किसी तरंग का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता यानी लाउडनेस हो जाएगी। 2016 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ है। क्या बताया था? आई जो होता है ये समानुपाती होता है ए स्क्वायर के। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी तरंग का आयाम दोगुना कर दिया जाए, यानी ए के मान को दोगुना किया जा रहा है, तो दोगुना कर रहा है तो यानी ए की जगह हम क्या रख देंगे? ए की जगह 2 को रखेंगे, और स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर यानी 4, क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। बस क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। 4 गुना कहां दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है। बस आपको बस इतना रिलेशन ध्यान रखना था कि आई समानुपाती होता है ए स्क्वायर के, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पहले ही बताया है। तो क्वेश्चन था यदि किसी तरंग का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता यानी लाउडनेस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आयाम दोगुना कर रहे हैं, ए की जगह ए स्क्वायर होता है, ए की जगह 2 को रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। बस ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने में ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो क्या फायदा लंबा मेथड यूज करने का? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विस्थापन का मान बढ़ने से दोलन का आवर्त काल। 4 ऑप्शन आपके यहां पे दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में समझाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, बढ़ जाएगा। अब क्यों बढ़ जाएगा, चलिए हम यहां पे समझते हैं। तो देखिए यहां पे विस्थापन की बात हो रही है, तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला हम यहां पे लिखेंगे, मैं ऊपर लिखता हूं यहां पे, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? y अपॉन में a। अब ये y अपॉन a क्यों लिखा? क्योंकि देखिए यहाँ पे विस्थापन की बात हो रही है, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे विस्थापन और त्वरण के पदों में लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 12th में जरूर पढ़ा होगा। जो 12th पास आउट स्टूडेंट है उनको पता होगा, और जो 10th वाले हैं तो उनकी बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने 12th में जरूर पढ़ा होगा। अब देखिए y यहाँ पे क्या है? y यहाँ पे ये विस्थापन है। ठीक है, क्या है? ये विस्थापन है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और a यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन है, यानी त्वरण है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए विस्थापन की बात यहाँ पे हो रही है कि विस्थापन का मान बढ़ने से दोलन का आवर्तकाल। तो देखिए मैं आपको समझा दूं, लोलक का आवर्तकाल t लोलक के विस्थापन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी t अनुक्रमानुपाती होता है किसके? अंडर रूट y के। यानी आप ये कह सकते हैं अगर y का मान बढ़ेगा तो t का मान भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि लोलक का आवर्तकाल t लोलक के विस्थापन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी अगर y का मान बढ़ेगा तो t का मान बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है विस्थापन का मान बढ़ने से दोलन का आवर्तकाल, तो दोलन का आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला आपकी बुक में ये नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बता देता तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। आप लोग क्या करते? डायरेक्ट इसको याद कर लेते, क्योंकि बुक में तो फॉर्मूला दिया नहीं हुआ है। तो देखिए डायरेक्ट याद करते तो आपको कंफ्यूजन होता, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला सहित समझा दिया कि दोबारा अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में भी यही ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन है कि त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। सभी कथन सही है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। करेक्ट आंसर आपका होगा घट जाएगा। अब क्यों घट जाएगा चलिए समझते हैं। फॉर्मूला वही जो ऊपर अभी मैंने आपको बताया, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर आपका y अपॉन में a, जहां पे y विस्थापन और a एक्सीलरेशन यानी त्वरण को हम इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं, शॉर्ट में a से लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे त्वरण की बात हो रही है, a की बात हो रही है। तो देखिए नीचे आपका a है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए लोलक का आवर्तकाल t, लोलक का आवर्तकाल t लोलक के त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी t
व्युत्क्रमानुपाती होगा आपका, यहां पे क्या हो जाएगा, टी व्युत्क्रमानुपाती होता है अंडर रूट ए के, ये आपको ध्यान रखना है। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ए का मान बढ़ेगा तो टी का मान क्या होगा, घट जाएगा, सीधी सी बात। क्योंकि क्या होता है लोलक का आवर्तकाल टी लोलक के त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, यानी अगर ए का मान यहां पे बढ़ेगा तो टी का मान क्या हो जाएगा, टी का मान आपका घट जाएगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन था कि त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान क्या होगा, घट जाएगा ना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 48 एक ही फॉर्मूले पे बेस है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 49 भी आपका इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता जाता है तो उसका आवर्तकाल, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, y अपॉन में a। तो अभी ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि लोलक का आवर्तकाल t लोलक के विस्थापन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी t अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती यहां पे बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, t अनुक्रमानुपाती होता है अंडर रूट y के। यानी देखिए यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता जाता है, विस्थापन घट रहा है, जब y का मान घटेगा तो t का मान भी क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर y का मान बढ़ेगा तो t का मान भी बढ़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया ना कि लोलक का आवर्तकाल t लोलक के विस्थापन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पे लिखा है सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता है, घटता जाता है ना। तो देखिए जब विस्थापन y का मान घटेगा तो t का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहां पे समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 48 और 49 ये तीनों क्वेश्चन आपके एक ही फॉर्मूले पे हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। एक बार समझ जाएंगे तो दोबारा आपसे इन क्वेश्चंस में कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में। देखिए इस चैप्टर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तो आपके इस चैप्टर में 60+ क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, और कभी कभी क्या होता है इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और दोनों आपके इजी क्वेश्चंस आए हुए थे, हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आए थे, कॉन्सेप्ट पे आधारित थे। कॉन्सेप्ट पता रहा होगा तो 2020 में जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया होगा बड़े आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ये बहाना बनाते हैं कि हमारी बुक का क्वेश्चन नहीं था। मैं समझ रहा हूं आपकी बुक से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन था आपका, आप सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर आप बुक को रटके जाएंगे तो आपको यही प्रॉब्लम होगी, कॉन्सेप्ट पे नहीं फोकस करेंगे तो आप ही परेशान होंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है, टाइम पीरियड 2 सेकंड है। यदि इस सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो आवर्तकाल का मान होगा, हेल्प के लिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। ये यहाँ पे हेल्प के लिए दिया गया है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पता क्या है कि पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल कितना दिया, टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है 2 सेकेंड, टी की वैल्यू 2 सेकेंड हमें दी गई है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या माना कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या है, जी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से लिया हुआ है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे क्या है, जी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर L अपॉन जी होता है। तो देखिए जब गुरुत्वीय त्वरण जी ही माना है तो यहाँ पे जी ही रहेगा। देखिए यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई और अंडर रूट के अंदर L अपॉन जी, ये कर दिया। अब देखिए t की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी गई है, ये देखिए पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड दिया गया, यानी इस टी की जगह हम क्या रखेंगे, 2 को रख देंगे, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल और अपॉन में जी, तो आपका जी ही रहेगा क्योंकि यही तो हमने माना हुआ है, तो जी। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे हमने सॉल्व कर ली। अब दूसरी कंडीशन, अब चंद्रमा पर बात हो रही है क्वेश्चन में, दूसरी कंडीशन आपकी यही दी गई है, यदि इस सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो आवर्तकाल का मान
होगा। तो देखिए जब यहाँ पे चंद्रमा पर ले जाएंगे इस लोलक को तो देखिए आवर्तकाल भी आपका चेंज होगा और गुरुत्वीय त्वरण ये भी चेंज होगा। ये तो क्वेश्चन में ही आपका दिया गया है। तो देखिए चंद्रमा पर आवर्तकाल आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे पृथ्वी पर टी था तो मैं चंद्रमा पर आवर्तकाल टी डैश मान ले रहा हूं क्योंकि चेंज होगा, तो टी डैश मैंने यहां पे माना हुआ है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। और गुरुत्वीय त्वरण आपका क्या हो जाएगा, अगर पृथ्वी पर जी था तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण आपका g/6 हो जाएगा। अब g/6 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ही आपकी हेल्प के लिए यहां पे दिया गया कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। अगर पृथ्वी पर g है तो चंद्रमा पर g/6 हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, तो g/6 यहां पे हो गया। अब यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे वही टी डैश इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल हमारा टी डैश यहां पे हमने माना हुआ है क्योंकि बदलेगा, तो टी डैश इज इक्वल टू 2 और अंडर रूट के अंदर आपका एल और अपॉन में यहां पे गुरुत्वीय त्वरण अब आपका क्या हो जा रहा है, g/6 हो जा रहा है, इसीलिए मैंने यहां पे g/6 लिखा हुआ है। ये देखिए g/6 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू 2 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 2 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहां पे आपका क्या है, g/6 है, यानी क्या है, अंडर रूट के अंदर आपका 1 है और अपॉन में g/6 है। अब इस 6 को क्या करेंगे, हम ऊपर भेज देंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6l हो जाएगा और अपॉन में g तो आपका रहेगा ही, और ये आपका यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 यहां तक हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो टी डैश इज इक्वल टू 2 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये जो 6 है ये अंडर रूट के अंदर, इसको हम बाहर ले आएंगे, बाहर हम अलग कर लेंगे, अंडर रूट 6 यहां पे लिख देंगे। ठीक है, देखिए अंडर रूट के अंदर 6l अपॉन जी आपका था, तो ये जो 6 है इसको हम बाहर ले आए अंडर रूट 6 करके, ये कर लिया, और इनटू जब इस 6 को हम बाहर ले गए, अब अंडर रूट के अंदर हमारा l अपॉन जी ही तो बचेगा, तो अंडर रूट के अंदर आपका l अपॉन जी बचा हुआ है। अब मैं आपको ले चलता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में मैं आपको लेके चलता हूं। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आपका लिखा है 2 अंडर रूट के अंदर l अपॉन जी, यानी 2 अंडर रूट के अंदर l अपॉन जी, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2 के। देखिए यानी 2 बराबर 2 अंडर रूट के अंदर l अपॉन जी, ये आपका है। तो देखिए यहां पे इसीलिए मैंने यहां पे अंडर रूट 6 को बाहर लिया, ये देखिए इसको यहां पे बाहर ले लिया, अंडर रूट 6 को बाहर ले लिया। अब देखिए यहां पे, अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिए, ये देखिए यहां पे है 2 और इनटू में फिर अंडर रूट के अंदर l अपॉन जी। तो देखिए इसको हम लिखना चाहिए 2 अंडर रूट के अंदर l अपॉन जी, मल्टीप्लाई में है तो यही तो होगा 2 और अंडर रूट के अंदर l अपॉन जी। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2 के, ये बराबर 2 के है। कहां से आया, इक्वेशन नंबर 1 से आया। चलिए मैं आपको दिखाता हूं फिर से एक बार। ये देखिए 2 अंडर रूट के अंदर l अपॉन जी, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है ना, यानी यहां पे हम नीचे ये 2 और ये जो अंडर रूट के अंदर आपका l अपॉन जी है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना। तो यही इसकी जगह 2 और इनटू में जो आपका यहाँ पे ये अंडर रूट l अपॉन जी, इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और अंडर रूट 6 तो आपका यहाँ पे रहेगा ही, और टी डैश भी रहेगा। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कहां से आया, इक्वेशन नंबर 1 से आया। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमें यहाँ पे क्या मिल गया, टी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 6 इंटू 2, ये मिला हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट 6 की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो देखिए अंडर रूट 6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, ये हम इसको लिख सकते हैं ना। तो देखिए अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3 की वैल्यू आपकी होती है 1.732 होती है। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है। और अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, ये भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो देखिए जब आप 1.732 की मल्टीप्लाई 1.414 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करवाने पर आपको यहां पर मिल जाएगा 2.44948, ये आपको मिलेगा। और ये वैल्यू आपकी बराबर होगी करीब 2.45 के। ठीक है, देखिए यहां पे हम इसको लेकर नहीं चल सकते हैं, 2.449048, अगर इसको लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी और आंसर भी यहां पे नहीं आएगा। तो देखिए 2.449
048, ये करीब किसके है, ये करीब है 2.45 के, तो हम 2.45 को लेके चलेंगे ना, इसी के लगभग है ना यहाँ पे, तो 2.45 हमारा हो जाएगा बस। तो देखिए सॉल्व करने पर जो √6 की हमारी वैल्यू निकली है, क्या निकली, 2.45 निकली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे √6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.45 और इंटू 2, ये तो था ही, तो देखिए टी डैश की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2.45 इंटू 2। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिलेगा 4.90 सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 4.90 सेकेंड कहां पे दिया गया है। तो 4.90 सेकेंड ये आपका दिया गया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन था कि पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड है, यदि इस सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल का मान होगा। तो चंद्रमा पर ले जाया गया था, तो यहाँ पे देखिए टी डैश हमने माना हुआ था, इसकी वैल्यू हमारी क्या निकली थी, 4.90 सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, बड़े आसानी से आप लगा पाएंगे। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, एक बार देखिए 2005 में यही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो आपके नंबर्स होंगे वो चेंज कर दिए जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है यही लगेगा ना। तो अच्छे से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इस चैप्टर के आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, लेकिन इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 51 तक सॉल्व करवाऊंगा, फिर इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन कर लेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपका यहाँ पे है कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन आपका गलत दिया गया है, आपकी बुक में ध्यान रखिएगा, गलत दिया गया है। क्यों गलत दिया गया मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं, ठोस व गैस में, ठोस व द्रव में, ठोस, फिर उसके बाद गैस व द्रव में, फिर ठोस द्रव व गैस में, ये दिया गया है। देखिए आपकी बुक में जो करेक्ट आंसर आपका दिया गया है बुक में, वो ऑप्शन डी दिया गया है, ये वाला ठोस द्रव गैस में, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। देखिए ये गलत दिया गया, अरिहंत की बुक में ये भी गलत दिया गया। ठोस द्रव व गैस में ये पॉसिबल ही नहीं है कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये ठोस व द्रव के तल पर, ठोस व द्रव के तल पर उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, द्रव के तल पर उत्पन्न की जा सकती हैं, लेकिन ये तो दिया ही नहीं हुआ है ऑप्शन में। अगर ये ऑप्शन में दिया होता ठोस व द्रव के तल पर, तब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता, लेकिन ऑप्शन ए दिया है ठोस व गैस में, हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी ठोस व द्रव में, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी गैस व द्रव में, ये भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी दिया है ठोस द्रव व गैस में, जो कि बुक में करेक्ट आंसर आपको बताया गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये गैसों में उत्पन्न ही नहीं हो सकती हैं, ये गैस में उत्पन्न ही नहीं हो सकती हैं। तो ठोस द्रव व गैस में कैसे हो सकता है, तो ये भी आपका गलत है। तो सही ऑप्शन ये होना चाहिए था, ऑप्शन आपका ये होना चाहिए था ठोस व द्रव के तल पर। अगर ये ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी देखिए ये ऑप्शन अपनी तरफ से आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठोस व द्रव के तल पर। ठीक है, क्योंकि ये तो दिया ही नहीं गया। यहाँ पे ऑप्शन सी आपके गलत दिए गए हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये तो ठीक है कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती, लेकिन ऑप्शन सी आपके नहीं दिए गए, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे पूरा का पूरा गलत हो जाता है। सही तब होगा जब आपका ऑप्शन में ये दिया होगा, आपसे पूछा जाए कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है तो ठोस व द्रव के तल पर, ये ऑप्शन में होगा तब सही होगा। और देखिए ठोस द्रव गैस में जो तरंग उत्पन्न की जा सकती है वो आपकी होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस द्रव व गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं, ये हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन भी आपका गलत है, तो देखिए करेक्शन कर लीजिएगा। करेक्शन क्या करना है, देखिए ये जो ऑप्शन बी आपका ठोस द्रव व द्रव में दिया गया है ना, ऑप्शन बी की जगह ये लिख लीजिएगा ठोस व द्रव के तल पर। ठीक है, फिर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। देखिए आपकी बुक में
कई क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए हैं, कई बार मैंने आपको बताया है और इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। देखिए ये सब आपको कोई नहीं बताता कि आपके बुक में गलत आंसर दिया गया, सीधे सीधे आपको पढ़ा दिया जाता, लेकिन मैं आपको तुरंत बताता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया। देखिए इससे आपके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं और डायरेक्ट आप आंसर कर देते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बुक से पढ़ते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को चेक भी नहीं करते हैं, चेक नहीं करते इसलिए गलती करते हैं और फिर जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, अगर यही क्वेश्चन आ जाता तो बुक वाला आंसर लगा के चले आते। और देखिए बुक में गलत दिया गया है, ये एंट्रेंस एग्जाम में ये नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप कहेंगे कि बुक में गलत दिया गया है तो ये नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। वहां पे तो सही आंसर आपका रहेगा और जब आपकी कॉपी चेक होगी तो आपको पता चलेगा कि आपने ये आंसर सही किया था, बुक के मुताबिक सही किया था, लेकिन आपको नंबर नहीं मिला क्योंकि बुक में गलत आंसर दिया गया था। तो इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता देता हूं ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। तो देखिए इस क्वेश्चन का भी करेक्शन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस गलत दिए गए हैं। इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप लोग पढ़ा कीजिए क्वेश्चन को तो एक बार चेक जरूर किया कीजिए, ठीक है। चेक करने से आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये सही है ये गलत है। ये देखिए ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही पढ़ाया हुआ था, ये थ्योरी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है ठोस व द्रव के तल पर उत्पन्न की जा सकती हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑप्शंस आपके गलत दिए गए हैं, ठीक है। सभी बुक में, चाहे वो आपके पास 2021 की बुक हो, चाहे 2019 की, 18 की, कोई भी बुक हो, सब में गलत दिया गया है, ठीक है। देखिए बुक में संशोधन ही नहीं होता, वैसे की वैसी बुक आपको दे दी जाती, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो। तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा इसको। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 तक सॉल्व करवा दिया है। बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।